बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चुनावी राजनीति। आज की टॉपिक है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यानी भारत में होने वाले चुनावों को लोकतांत्रिक कहने के आधार क्या हैं। वैसे अधिकांशतः आप खबरों में तमाम तरह की गड़बड़ियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की खबर, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारों के दुरुपयोग की खबर, उम्मीदवार जो अमीर हैं और बड़ी पार्टियां जो हैं वे बड़े पैमाने पर धन खर्च करती हैं, मतदान के दिन चुनाव धांधली होती है, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये तमाम तरह की गड़बड़ियाँ या खबरें आपको सुनने को मिलती हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, और इनमें से अनेक खबरें सही भी होती हैं। पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं कि हम चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस संदर्भ में अगर आप एक एक करके सवाल उठाएंगे तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीत कर सत्ता में आ सकती है? कदापि नहीं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आइए अब हम लोग आगे इस बात को समझें कि वास्तव में भारत में होने वाला चुनाव लोकतांत्रिक है। तो इसका सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आधार जानना है, वह है स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है, चुनाव करवाता कौन है। क्या चुनाव करवाने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी पर उनका दबाव होता है, और क्या उनके पास यानी चुनाव करवाने वालों के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है या नहीं है, और यदि है तो क्या वो इनका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। इन बातों को जान करके, समझ करके आप ये कह सकते हैं कि भारत में चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक हैं। तो आइए हम लोग इस चीज़ को आगे देखें कि किस तरह से हमारे देश का चुनाव लोकतांत्रिक है। क्योंकि चुनाव करवाने वाली जो संस्था है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, वह एक स्वतंत्र संस्था है और इसको न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है, जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति या सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव सा है। यानी कि चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये दोनों जो है कि स्वतंत्र हैं और शक्तियों से परिपूर्ण है। और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहाँ पर कि भारत निर्वाचन आयोग को जितना अधिकार प्राप्त है, शायद ही दुनिया के किसी और देश में उनको प्राप्त हो। अब आइए देखिए कि कौन कौन सी शक्तियाँ या अधिकार प्राप्त हैं।
आपके चुनाव आयोग को। सबसे पहली शक्ति है या अधिकार है कि निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। इसमें किसी भी तरह का दखल किसी भी जो है कि संस्था का दूसरी संस्था का नहीं है। और चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता भी लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सज़ा भी वो दे सकता है। तीसरी बात कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके देश का जब चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र है और शक्तियों से परिपूर्ण है तो आपके देश में तो चुनाव लोकतांत्रिक ही होंगे, इससे हटकर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है और साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। आप इस पेपर की कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं, ये समय समय पर अखबार में छपता रहता है कि किस जगह पर जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है वो किस तख्ती का अपने उपयोग कर रहा है। तो इसको आप जो है पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो आधार है आपके देश के चुनाव को लोकतांत्रिक कहने का, वह आधार है लोगों की चुनाव में भागीदारी। तो चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका है यह। इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं, इससे मालूम हो जाता है कि आपके देश में चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक है। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती तो लोग इसमें भागीदारी नहीं करते या कम करते। अब इस जो है कि आरेख को आप देखिए, ये जो दिया गया है ये आरेख, इसमेमें आपको क्या मालूम होता है? दो देशों की तुलना की गई, इसमें ब्रिटेन और भारत की तुलना की गई है कि वर्ष 1991 में ब्रिटेन में मतदान करने वालों का प्रतिशत यानी चुनाव में भागीदारी करने का प्रतिशत 78% था, जो कि 2015 में घटकर 66% हो गया। और आपके देश में यह 56 था, लेकिन अब यह बढ़कर 66 हो गया है। यानी या तो स्थिर रहा है लोगों की चुनाव में भागीदारी, मतदान करने की भागीदारी या तो स्थिर रही है या तो बढ़ी है। तो इससे आप कह सकते हैं कि आपके देश में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। और दूसरी बात, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिमी देशों में स्थिति जो है इससे उलट है, विपरीत है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। उनका लोकतांत्रिक चुनाव में विश्वास कम है। जबकि भारत में जो है, जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर समूह है, उसका जो है कि उनको लगता है कि हम चुनाव के माध्यम से राजनीति, सरकार, उसकी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसमें तीसरी बात आती है कि भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व भी देते हैं और उन्हें लगता है कि वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं और इसलिए वो वोट करने भी जाते हैं।
यहाँ पर एक जो है कि देखिए राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन है 2004 का, इसमें दिया गया है ये चित्र। आप समझिए कि क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? तो 67% लोगों का यह मानना है कि हमारे वोट देने से फ़र्क पड़ता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी जो है हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है। और साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। और भारत में प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो चुनाव प्रतिशत है जो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। चुनावी नतीजों को स्वीकारना, इसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं, यह भी एक तर्क है या आधार है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है। तो चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का यह आखिरी पैमाना उसके नतीजों को स्वीकारना है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर समूह के पक्ष में ही जाते हैं। और ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। लेकिन भारत में चुनावी नतीजे जो होते हैं वो खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। उसी के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि भारत में जो चुनाव होता है वो वास्तव में लोकतांत्रिक ही है। तो देखिए क्या नतीजे। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी हैं। यानी यदि आपके देश में चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं कराता, चुनाव सिर्फ गड़बड़ी और धांधली के बल पर ही जीता जाता, तो ऐसा नहीं होता। एक ही पार्टी बार बार सत्ता में, क्या हर बार सत्ता में आती, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है, लेकिन भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हों, उनका भी चुनाव हारना आम बात है। और कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। अब बच्चों, इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आज भी भारतीय लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनको अभी समाप्त करना बाकी है। तो आप इसको थोड़ा जो है कि समझेंगे कि क्या क्या हमारे देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सम्मुख चुनौतियां हैं। तो भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, ये बात तो सही है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। और जो पार्टी चुनाव जीत कर आती है वो सरकार बनाती है, क्योंकि उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। और संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो,
हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीक़ों से भी चुनाव जीतकर आते हों, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। लेकिन जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग ज़रूर दिखेगी। तो क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, जिनको अभी दूर करना बाकी है। तो क्या है चुनौतियाँ, क्या है मुद्दे हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसको आप एक एक करके अब समझेंगे। तो जिसे पहली चुनौती है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत होगी, यह भी निश्चित है। अब इसमें एक कार्टून दिया गया है, इसको आप समझेंगे। टुडे और टुमारो का जो है कि जब चुनाव होता है तो नेता किस पोजीशन में होते हैं, वो लोगों के बीच होते हैं, लोगों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद की स्थिति आप कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं और जान सकते हैं। फिलहाल हम लोग चुनौतियों की बात कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरी चुनौती है देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं, जबकि यदि कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको बड़ी बड़ी पार्टियों के टिकट मिलने लगभग असंभव हो जाते हैं। तीसरी बात है अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं, जबकि उसी पार्टी में रात दिन एक करके पार्टी के लिए त्याग करने वाला व्यक्ति यदि है तो वो टिकट नहीं पाता है। तो परिवारवाद एक समस्या है। तीसरी चुनौती है अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ, जितनी भी प्रमुख पार्टियाँ हैं उनकी नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक जैसे होती हैं। तो जनता के सम्मुख बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, वो सीमित विकल्पों में से ही किसी पार्टी का या उम्मीदवार का चुनाव कर सकता है, क्योंकि सभी लगभग एक जैसे नीतियों को फॉलो करते हैं। और बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं हमारे लोकतंत्र की या चुनावों की, ये वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ भारत की ही नहीं है। कई स्थापित जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनमें भी यही स्थिति है। तो लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलावों की मांग नागरिकों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और संगठनों के तरफ से होती रहती है या होती रही है। यदि आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं तो आपके विचारों का भी यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ आपका यह पूरा अध्याय समाप्त हो गया। आप कुछ जो है कि प्रमुख शब्दावलियाँ हैं इनको भी यहाँ पर जान लीजिए, जिसे चुनाव धांधली क्या है। तो चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा
की जाने वाली गड़बड़ या फरेब को चुनाव धांधली कहते हैं। अब इसमें जो है कि कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डाल देना, और मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाना, ये सब जो है चुनाव धांधली कहलाता है। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता क्या होती है? चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। आप जो है कि बच्चों इस अध्याय के सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, और साथ ही साथ जो है इस पूरे चैप्टर का जो है नोट्स भी तैयार करेंगे। तो सभी को जो है एक बार पुनः धन्यवाद, और हम लोग कल की क्लास में दूसरे अध्याय के साथ मिलेंगे।